कराची समेत सिंध के कई इलाके अर्बन फ्लडिंग की जद में हैं। नकासी है आपका कोई इंतजाम नहीं। 20 अफराद करंट लगने से हलाक हो चुके। सिंध हुकूमत को कटहरे में खड़ा होना चाहिए। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। मवेशी मंडी जाते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जानवर की देखभाल और ज़िबाह के वक्त भी कोंगो वायरस से मोहतात रहना मत भूलें। और फास्ट बॉलर हसन अली ने भारतीय लड़की पसंद कर ली। अगले माह दुबई में निकाह होगा। दुल्हन के लिए गुजरावाला में घर भी खरीद लिया गया। We are so happy for हसन अली। हमें इतनी अच्छी बात लगी। Although I cannot connect the dots कि अगर निकाह दुबई में हो रहा है तो गुजरावाला में घर क्यों लिया? जनाब गुजरावाला इनका होम टाउन है ना। निकाह तो वही होता है जहाँ लड़की रहती है। आपको नहीं पता ये बात? नहीं, मुझे क्यों नहीं पता होगा? हमारा निकाह नहीं। वलीमा वहाँ होता है जहाँ पर लड़का होता है। गुजरावाला इज हिज होम टाउन। तो जाहिर है जहाँ घर होता है वहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन के लिए आपको घर तो सेट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जहाँ घर होता उसका होगा वहाँ घर तो वो लेगा उसके लिए। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपको पता है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जब शादी हुई थी, शी हार्डली एवर केम एंड लिव्ड इन पाकिस्तान। तो ये इस किस्म की एक्सपेक्टेशन क्या रखना, मतलब आई गेस इनकी इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई शी माइट कम एंड लिव इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम। जाहिर है दुबई में सेटल है, वैसे तो जॉब भी करती हैं वहीं पे। शी इज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैंने सुबह पढ़ा था। उसके साथ सब चलाना होगा, लेकिन जब भी आए उनके लिए प्रॉपर एहतमाम तो होना चाहिए ना। अच्छा जी, अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे और इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर भर और सूबे की, ये आपको अपडेट करेंगे। बारिश तो खत्म हो गई है लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला अभी तक जारी है। जो लास्ट अपडेट मुझे मिली थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि बिजली क्यों नहीं आ रही आधे से ज़्यादा शहर में, वो ये था, कहते हैं जी हमारी तनसीबात में पानी घुस गया है। तो जो ज़्यादा गुस्सा उन पे करने का दिल चाह रहा था वो सारा गुस्सा एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत की तरफ चला गया, क्योंकि वो भी क्या करें, अगर ग्रिड स्टेशन और तनसीबात में पानी घुस कर तबाह कर रहा है चीज़ें, तो बिजली कहाँ से आएगी फिर? मसला सारा ये है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हो कि जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बारिश की नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप क्या कर सकते हैं। इन एनी केस इस वक्त पहले बारिश की हाल बताते हैं और फिर बिजली पे भी बात कर लेंगे। कराची की सड़कें और गलियां जो हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तालाब बन गई हैं और हैदराबाद पानी पानी हो गया। सिंध के दीगर इलाके भी अर्बन फ्लडिंग से बुरी तरह मुतासिर हैं। सूबाई और शहरी हुकूमतें कहीं नजर नहीं आई और कायदीन जो हैं वो बयानबाजी तक ही महदूद रहे। कराची में 2 रोज होने वाली मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात और मकान की छत गिरने से 6 बच्चों समेत 20 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा था और आपको पता है माशाल्लाह वो विजुअल्स देख के और ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा दर्द हुआ था जब हमने देखा कि गवर्नर और मेयर साहब जो हैं ये सारे इंतजाम देखने के साथ साथ चाय के होटल पर चाय पर आठे नोश फरमा रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी तबाह हो रही है घरों में पानी आने से, और आप चाय पर आठे नोश कर रहे हैं। देखिए चाय पर आठे मतलब व्हाट यू मीन, उन्होंने नाश्ता नहीं करना था? नहीं, मतलब एक पब्लिक इवेंट बनाया हुआ था ना कि आप चाय के होटल पे मौसम एंजॉय करने से ताबीर किया जा रहा था। ये जो हालात थे मौसम एंजॉय करने का नहीं था। जब आप और मैं इस मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अपनी मुसीबतों में फंसे हुए थे, आवाम नहीं एंजॉय कर रहे थे, तो हुक्काम को भी कुछ सोचना चाहिए था। बारिश के बाद स्कीम 33 नॉर्दर्न बाईपास और सुपर हाईवे के इलाके अर्बन फ्लडिंग की लपेट में आए। लठ डैम और कीरथर केनाल से आने वाले पानी के रैले शहबाज कोट और सादी गार्डन में दाखिल हुए। कई इलाके 2 दिन तक बिजली से महरूम रहे। वजीर आला और वजीर बल्दियात ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से मदद तलब कर ली। मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। मैंने लेटर लिखा है मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को, मैरीटाइम अफेयर्स को, कि केएमसी की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट। मैंने लेटर अरसाल कर दिया है उनको, उनसे रिक्वेस्ट की है। पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची की मदद के लिए आएँ। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं दिया, हमें किसी डिस्ट्रिक्ट को एक मशीन नहीं दी है। कितनी सैड बात है वैसे जो मेयर साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये हम पिछले 2-3 सालों से इनसे हमारी मुलाकात भी होती रहती है, बात भी व्हेनेवर ही कम्स ऑन द शो हमेशा यही बात होती है कि जी हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हमें कोई चीज़ें नहीं मिली, हमें मशीनरी नहीं मिली। कब तक ये बात चलेगी? एनीवे इन्होंने जो ख़त लिखा है वो वफाकी वज़ीर ने उस ख़त पर फौरी एक्शन लेते हुए कराची पहुँचने का ऐलान भी कर दिया है।
हम अब ये बैठ के नहीं सोच सकते कि जी सिंध हुकूमत कभी उठेगी और वो जैकेट पहन के पूरे शहर में 2 दिन से घूम रहे हैं। उनके घूमने से या किसी MNA के MPA के घूमने से गटर नहीं खुल जाते। उनका लेटर आया तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने चेयरमैन NDMA मैंने उनसे बात की, उनसे दरख्वास्त की है। कल शाम को वो मेरे साथ कराची जा रहे हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी रही और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इसके अलावा ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, जैकबाबाद, सेवन, टंडुबागो, टंडो अलहयार, बदीन और ईडन समेत साहिली पट्टी पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, मगर बारिश से निपटने के लिए कहीं कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। आई वंडर कि अगर इतना बुरा हाल होना था और इतनी बारिश एक्सपेक्टेड थी, जाहिर है सब इदारों को, सब लोगों को पता था, तो नालों की सफाई क्यों नहीं हुई, सीवरेज की लाइनों की सफाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि लिटरली पॉश से पॉश इलाका आप ले लें या फिर स्लम से स्लम एरिया ले लें, 15 मिनट आधा घंटा तेज बारिश होती थी और उसके बाद पूरे इलाके के गटर उबलना शुरू हो जाते थे। तो बारिश का पानी नहीं था जो सिर्फ सड़कों पर बह रहा था, वो सीवेज का पानी था जो मिक्स होकर बह रहा था। बिल्कुल, और हमने अपनी आंखों से देखा भी है। ऑब्वियसली इर्द गिर्द हमारे हर जगह हम देखते रहे हैं और सडनली इस बारिश से ये भी डिटर्मिन हो गया कि क्या पॉश इलाका और क्या नॉन पॉश इलाका। ऑब्वियसली उन इलाकों में ज़रा ज़्यादा तबाही होती होगी, बट दे आर ऑल द सेम। हर जगह पानी खड़ा हुआ है और बहुत बुरी हालत है। ज़रा हैदराबाद से पता करते हैं कि वहाँ हालात क्या हैं इस वक्त। एज वी स्पीक हैदराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख हमें बता रहे हैं कि बारिश के बाद शहर की क्या हालात हैं। हामिद, बताइएगा कि हैदराबाद के किन इलाकों में, पहले तो आप ये बता दें कि किन इलाकों में ज़्यादा पानी खड़ा है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया था। अब हेस्को की जानिब से कई इलाकों में बिजली की बहाली के बाद जो है अब पानी की निकासी का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त भी मुख्तलिफ शाहराहों पर वो गलियों में पानी खड़ा है। देखते हैं कि कौन से इलाकों में अब पानी खड़ा है, आइए चलते हैं। क्योंकि इस वक्त मौजूद लतीफ़ाबाद में 2 का एक लगता है कि वो इलाका है इस वक्त तकरीबन कोई 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस इलाके से जो है लतीफ़ाबाद नंबर 2 के मुख्तलिफ इलाकों से निकासी का अमल यहाँ पर नहीं किया जा सका है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह अपनी काबिनेट से यहाँ पर आए थे और इसके बावजूद उनकी गाड़ी खुद इस पानी में फंस गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस इलाके से निकासी को अमल कोई शुरू किया जा सका। कि रात हमने छतों पर गुजारी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, घरों में पानी है, दुकानों में पानी है। मुराद अली शाह साहब आए थे, उनका स्क्वाड 20 गाड़ियाँ लेके घरों में जो मतलब पानी और भर गया, उनकी गाड़ी तक बंद हो गई। डबल केबिन गाड़ियों में आ रहे हैं, तफरीह मकामात बनाया हुआ है लोगों ने। ये है मेन कासमाबाद का इलाका, इससे मुताबिक गलियाँ कॉलोनियों, कासमाबाद फेस 1, 2 का इलाका है, अलमदाज चौक का इलाका। काशिम छोरो जाम खान छोरो तो घर अपना नसीब नगर में बड़ा हुआ बादबा के अंदर है, यानी कि जितनी भी अली पैली से पकौड़ा स्टाफ है, सब जगह पानी भरा पड़ा है। कासमाबाद के शहरियों का कहना है कि वजह सिंह के दौरा हैदराबाद से कासमाबाद से शहरियों को कोई खास रिलीफ नहीं मिल सका है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे थे ना कि वो चाय पराठे वाली बात थोड़ी सी अब मुझे समझ आ गई, क्योंकि शहरी भी कह रहे हैं कि फ़ोटो आप समझ के ना आए इधर, 20-20 गाड़ियाँ लेके कुछ काम करना है तो वो करें। ये मनाजर आप देखें ना, ठीक है आप मौसम एंजॉय करें, बहैसियत शहरी और इंसान आपका हक है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है उसको तो ना भूलें। ये चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब लोग भी मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं और लोग भी बारिश के मज़े लूट रहे होते हैं। जब लोगों की जान जा रही हो और शहर का कोई वाली वारिस होना और देखने को पता ना लग रहा हो कि किसकी तरफ देखें, तो फिर ये सब चीज़ें जो है ना वो जहर लग रही होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लाइन में मौजूद है, ज़रा जान लेते हैं वैसे तो क्या बात करें किसी से भी जो शहर की सूरत हाल है उस पर कोई क्या ही जवाब दे सकता है। जो बातें जितनी मर्जी कर ली जाएं, जो हक़ाइक़ हैं वो तो हक़ाइक़ हैं, वो हम सब की आंखों के सामने हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गनी साहब बहुत शुक्रिया। गनी साहब, कराची में बरसात के बाद मेयर की दरख्वास्त पर हमने देखा वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका? ये नौबत आनी चाहिए थी? पहली बात तो ये है कि ये वफाकी हुकूमत की मुदाखलत वाला वर्ड ही बड़ा अजीब सा है। अगर बरसात हुई है मुल्क के किसी भी इलाके में होती है और वहाँ लोगों को मसाइल होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करें। ये मुदाखलत वाली तो बात ही गलत है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, उनको वैसे भी कराची के लिए करना चाहिए, इनके और शहरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। 162 अरब रुपये का ऐलान किया, वो पैसे भी इनको देने चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उनको आना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ पहले दिन आना चाहिए था, जिस तरह मैं सड़कों में खड़ा हूँ इनको साथ करना चाहिए था ताकि अच्छा मैसेज आता, काम भी ज़्यादा ठीक हो जाता।
चलें वी टेक इट बैक, मुदाखलत वाला परहैप्स वो टर्म नहीं, जी चलें, खुद भी तो कुछ करें तो मदद अच्छी श्योर, और खुद भी करने का गनी साहब आप यही बात सारे भी पूछ रहे हैं कि एक मौक़िफ़ है ये कि अगर सिंध हुकूमत अपना काम पूरा करती तो ये नौबत ही ना आती, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? तो ये बड़ा गलत तासुर है कि शायद हर काम सिंध हुकूमत ने करना होता है। जब हम कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, अब उस पर बहस हो सकती है कि उनके पास इख्तियार क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद है उनके पास इख्तियार कुछ भी नहीं है। नाले साफ करना हो, बरसात का पानी हटाना हो और इस तरह के काम हो, ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, इसकी जिम्मेदारियों में शामिल। कराची के नालों की सफाई 38 जो बड़े नाले हैं वो केएमसी साफ करती है, उनकी जिम्मेदारी है। 200 के करीब छोटे नाले हैं वो डीएमसी के पास हैं, डीएमसी साफ करती हैं। हम तो आते हैं उनकी मदद करने के लिए। केएमसी के पास पैसे नहीं होते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं नालों की सफाई के लिए, हम पैसे केएमसी को ही देते हैं, तभी वो जाके नाले साफ करते हैं, तब भी काम उन्हीं का है। अगर नालों की सफाई में कोई कोताही रह गई है तो जिम्मेदारी तो केएमसी की बनती थी, इसी तरह डीएमसी की बनती थी। आखिरी जो मीटिंग हमने की बारिश से कुछ दिन पहले, उसमें भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हमारी तरफ से या मेरी तरफ से वो ये थे कि आप तफसीलात बताइए, आपने कितना काम किया है, अभी आपको कहाँ कहाँ सूबाई हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ जो अच्छी मदद हमारी हमसे हो सकती थी हमने मदद की है। कल भी अगर मैं सड़क पे था, पूरे दिन मैंने शहर में गुजारा, तो उसमें मेरे साथ जो डीएमसी के चेयरमैन हैं वो भी थे, मेयर साहब खुद भी सड़कों पर थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सड़कों पर थी, वाटर बोर्ड के लोग भी थे, केडीए के लोग भी थे, तो सबने मिलकर काम किया। और हमारा जो करने का काम है हम कर रहे हैं, लेकिन अगर तासुर ये कि हर काम हम नहीं करना है तो फिर लोकल गवर्नमेंट को खत्म कर दें, तो सारा काम खुद ही कर लेंगे। लोकल गवर्नमेंट के माशाल्लाह जो शिकवे वो भी हम एक बार नहीं बारहा मेयर कराची से पूछ चुके हैं, लेकिन अब चलें वफाक भी मदद को आ रही है तो ताउन करें, कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, ताकि इस मौके पर शहरियों को रिलीफ चाहिए, वो हो सकेगा। अली जैदी साहब के साथ आप लोग कोऑपरेशन करेंगे? वफाकी हुकूमत कोई अगर सिंध को फतह करने आ रही है तो वो सोच के साथ अलग है, मुझे बिल्कुल एतराज होगा। लेकिन अगर कराची में लोगों की मदद करना चाहते हैं, कराची में वो पैसे लगाकर लोग तकलीफों को कम करना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अली जैदी साहब को मतलब अगर कराची के फातेह बंद कराना चाहते हैं तो जाहिर है उस पर मुझे एतराज है। जिस अंदाज से वो बात करेंगे कल मैं आ रहा हूँ और पता नहीं मैं, तो भाई आपको रोज आना चाहिए, कल क्यों आप आ रहे हैं? आपको कल जब बारिश होती थी तब भी आपको आना चाहिए था। आप कराची से जीते हुए एमएनए हैं, आप कराची से एमएनए बने तो वजीर बने हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो सूबा सिंध से एमएनए हैं, तो उनको कल भी होना चाहिए था। तो मुझे बिल्कुल इस पर एतराज नहीं है, सिंध हुकूमत को बिल्कुल इस पर एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो इसलिए आ रहे हैं कि सिंध हुकूमत को खराब करें और उस पर पोलिटिकल माइलेज दें, तो जाहिर है अगर कोई बात गलत करेंगे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने जो जिम्मेदारी अपनी थी वो पूरी की है, पूरी कर रहे हैं। अगर कोई इसको तस्लीम करता है नहीं करता, ये उनकी मर्जी है। गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। विद ऑल फैक्ट लगता है कि और ज़्यादा ग्रीवेंसेस निकल रहे हैं इस वक्त। कंसर्न सिर्फ जो लोग मसले में हैं, कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, सिंध के लोग जो मसले में फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ द रेंज, उन पे बात होनी चाहिए। मुदाखलत का लफ्ज़ शायद आपको नहीं अच्छा लगा। उसके बाद हमने जब ये पूछा कि पहले से तैयारी होनी चाहिए थी शायद लोकल गवर्नमेंट की, वो बात भी आपने उसको रिट्रैक्ट कर दिया। अब आप सिंसियरिटी मांग रहे हैं अली जैदी से और फेडरल गवर्नमेंट से। बात बारिशों की है, बाकी ग्रीवेंसेस को निकाल दें। बात दरअसल ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारी को सब लोग खुद कबूल करें। ये एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे, दूसरा अपनी जिम्मेदारी तीसरे पे, ये जिम्मेदारियां थोपने का सिलसिला कब से हम सुन रहे हैं। और इसमें कौन रुल रहा है? हम और आप रुल रहे हैं, आवाम रुल रहे हैं। शहर का कोई वाली वारिस है नहीं। आप मेयर कराची से पूछ लें तो माशाल्लाह वो इख्तियारात के ना होने और फंड्स के ना होने की कितनी लंबी रुदात सुनाते हैं कि आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि बेचारों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद सईद गनी साहब की बात सुने तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके पास नहीं है। आई होप कि हमारी कोई बात माइंड ना करे, बिकॉज माइंड करने वाली बात नहीं है। कुछ आपके अल्फाज से भी इंसान एम्पावर्ड फील करता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की बातों से, आप लोगों के लहजे से भी नहीं लगता कि यहाँ कोई होल हार्टेड सिंसियरिटी है कोई चीज़। एवरीबडी सीम्स टू हैव गिवन अप। अच्छा जी, साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। उन्होंने बड़ा काम किया था शहर के लिए, लेकिन अब जो शहर का हाल है उस पर उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल से। मुस्तफ़ा साहब, हालिया बारिशों में कराची का जो हशर हुआ है, तौबा तौबा सब कर उठे हैं हम समेत, आप खुद इस शहर के इंचार्ज रहे हैं। बुनियादी मसला क्या है, क्या वजह है कि कोई तैयारी इस किस्म की आफत के लिए नजर नहीं आती? आफत तो क्या ही थी, बारिश ही थी, नॉर्मल सी, उसके बाद ये आफत बन गई। बुनियादी वजह जो है वो हुकूमतों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके किरदार का है एक्चुअली।
हुकूमतें जो है वो इंसान चलाते हैं, और इंसान अगर ठीक नहीं हो तो वो जन्नत को भी जो है ना दोज़ख बना देगा। और यही हशर है कि कराची में जो इस वक्त जो कराची की बात करें तो अगर यहाँ पर तीनों हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, वफाक में, सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, और MQM यहाँ से शहरी, तीनों हुकूमतें बेसिकली फ़ेल हो गई हैं। और मेरे ज़माने में ये कचरे की सफाई वगैरह, नालों की सफाई बारिशों के सीज़न के आने से 4 महीने पहले से ये डीसिल्टिंग का काम शुरू हो चुका होता था, सफाई का काम शुरू हो चुका होता था। और आज के जो सिटी गवर्नमेंट है उसके पास भी इतने इख्तियारात बिल्कुल हैं कि वो सफाई कम से कम कर सके, नालों को साफ़ कर सके, लेकिन किसी को होश ही नहीं है। जिस दिन बारिश हो गई रात में लोग निकल गए, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर और मेयर तस्वीरें खिंचवा ली, 5, 7, 6 बजे सब लोग अपने अपने घरों में थे, शहर को का कोई पुराने हाल नहीं था। प्रैक्टिकली देयर वाज नो गवर्नमेंट यस्टरडे। 14 लोग कराची में करंट लगने से मर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी, आधे शहर में बिजली नहीं है 2 दिनों से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर में पूरे शहर में पानी खड़ा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मुझे अच्छी तरह याद है बारिशें इससे ज़्यादा हमारे ज़माने में हुई, रात भर जागना पड़ता था, कई दिनों तक घर नहीं आ सकते थे, शिफ्टों में ड्यूटियां लगी होती थी, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता था। ऑल्दो कि हमने बहुत सारे काम पहले से किए हुए होते थे, फिर भी अगर शहर में कोई प्रॉब्लम, मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड में जाकर मैं काम करता था जो कि मेरा इलाका भी नहीं होता था, वहाँ जाकर काम, ये मुझे अच्छी तरह याद है। जिना अस्पताल हॉस्पिटल जो कि सिटी गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है, बोर्ड का एक हम जिससे भी बात कर रहे हैं बड़ा एक डेजा वू टाइप हमें फीलिंग हो रही है, क्योंकि हर साल लिटरली यही कॉन्वर्सेशन हमारी हर किसी के साथ होती है, लेकिन नथिंग रियली चेंजेस। एक दफ़ा फिर आपको गिनवा देते हैं, जैसे सड़कों पर जो पानी खड़ा हो जाता है इसकी वजह निकासी है, आपका निज़ाम ना होना भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी है। पीपल्स पार्टी और MQM में तो ऑब्वियस इख्तियार की जंग चलती रहती है, हम सारों से बात करते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ। क्या वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर सकती है आपके ख्याल में? यहाँ से अच्छी खासी सीटें हैं उनकी भी। देखिए, जो एक सबसे पहले वफाकी हुकूमत के बारे में तो बाद में आए, निज़ाम समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ अपनी मेंटेनेंस मांगती है। नहीं, सिस्टम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मौजूद है। उस सिस्टम को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, साल भर उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से कि अगर कोई इंसान 4 दिन तक नहाए ना और अपने बालों में कंघी ना करे, अपना मुंह ना धोए, तो उसको भी उसके घर वाले नहीं पहचानेंगे। तो ये तो 10-10 साल हो गए आपने सड़कों को पूछा नहीं है, सड़कों के ऊपर आपने नालों को पूछा नहीं है, आपने जो है वो कैशपिट्स को नहीं साफ़ किया है। तो ये तो हमारे ज़माने का किया हुआ काम है कि अब तक चल रहा है, वरना तो ये शहर कब का चौक हो चुका होता। जहाँ तक बात है वफाकी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत भाई बिल्कुल किरदार अदा कर सकती है। वो वफाकी हुकूमत है, वफाक कराची भी वफाक के अंडर में आता है, कोई अलग से इलाका नहीं है। वज़ीर आला से वो बात करें, अपने उनके साथ बैठें, अलग अलग ना घूमें, वो उनको पीपल्स पार्टी का कारकुन ना समझें, ख़ुद को PTI का चेयरमैन ना समझें। अगर वज़ीर आज़म वज़ीर आला से बात करेगा तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? एक साथ बात करें, कंसर्न शो करें, मदद की ऑफ़र करें, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें ताकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आए कि हाँ भाई मुल्क का वज़ीर आज़म उनको पूछने वाला है। वो तो उनसे बात ही नहीं करते, मीटिंग में नहीं बुलाते, ये उनको रिसीव करने नहीं जाते एयरपोर्ट पे, उन्होंने अपनी टॉकिंग टर्म्स ही नहीं रखी हुई, वो रोज़ाना उनके खिलाफ बयान देते हैं, ये उनके खिलाफ बयान देते हैं। तो हम तो मारे गए, कराची के लोग, सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग तो मारे गए कि मेरा वज़ीर आज़म मेरे वज़ीर आला से बात ही नहीं करता। और वज़ीर आला को इससे अच्छी क्या और सिचुएशन चाहिए कि उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये अच्छा पॉइंट वैसे आपने उठाया मुस्तफ़ा कमाल साहब। ज़ाहिर है वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो आवाम ही पिसेंगे। अब मुस्तफ़ा साहब, आपका हमेशा से दावा रहा के दौर में कराची में बहुत काम हुआ, बहुत पैसा भी ज़ाहिर है खर्च हुआ, लेकिन अब नैब पैसे का हिसाब भी मांग रही है और बहुत से पैसों का हिसाब और बहुत से लोगों से मांगा गया है। अगर कुछ खर्च हुआ था तो शहर की हालत आज ऐसी क्यों है? ये सवाल भी तो किया जा सकता है फिर। नैब को उस वक्त इस पैसों का ख्याल आया कि जब नैब के ख़िलाफ़ बात की जाए। अगर मुस्तफ़ा कमाल ने कोई गलत काम किया है तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि नैब के ख़िलाफ़ बात करें जब ही नैब इंक्वायरी करे। वैसे इंक्वायरी तो नैब को वैसे ही करनी चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल अगर जो है वो कोई गलत काम किए हुए होते तो 10 साल के बाद ख्याल आ रहा है, जब मुस्तफ़ा कमाल ने पूरी दुनिया भर से अवार्ड ले लिया। क्या आप जो पूछ रहे हैं आपको नहीं पता? आपने मुझे काम करते हुए नहीं देखा? ये शहर आप अंडर पासिस, फ्लाईओवर, ब्रिजेस से गुजरते हैं, रोडों से गुजरते हैं, 350 से ज़ायद पार्कों से गुजरते हैं, आप जाते थे तो आपने काम होते हुए नहीं देखा? हाँ, आज अब मैंने आपको कहा आप 4 दिन तक नहाए ना, आपको आपके घर वाले ना पहचानेंगे। मुझे 10 साल हो गए शहर छोड़े हुए, आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे तो ये तो
ऐसा हाल क्या अभी ये शहर में नहीं काम किया हुआ होता तो फिर आप घर से नहीं निकल पाते। मेरे किए हुए काम पे तो आज आप शहर में घूमते फिरते हैं, चलते निकल पाते हैं। तो आज ऐसा हशर ये है इसलिए कि आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करते। जिस तरह से आपको अपने बालों में कंघी करने की जरूरत होती है, इस तरह शहर को भी कंघी करने की जरूरत होती है। शहर की सफाई करें, मेंटेनेंस करें। तो मेरे ही किए हुए काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हुए पैसे पे आप जो है वो आराम से शहर में जिंदगी गुजार सकते हैं। क्वेश्चन माई इंटीग्रिटी एंड माई ऑनेस्टी। थैंक यू मुस्तफा कमाल साहब, पॉइंट टेकन। जाहिर है कि शहर क्या घर आप देख लें, मेंटेनेंस की जरूरत तो होती है। मुस्तफा कमाल साहब ने भी यही टर्म यूज किया था अभी 1-2 सवाल पहले जब हमने उनसे पूछा था, तो वो मेंटेनेंस की बात कर रहे थे। कोई भी चीज़ अगर आप गाड़ी भी खरीदते हैं और आपने रख ली है तो 10 साल तक आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो परफेक्ट उसी तरह जी 0 to 100 करिए। इट नीड्स मेंटेनेंस, एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। आई एम सॉरी टू से अभी तक हमने जिनसे भी बात की है तो लगता है बहाने बन रहे हैं। एंड ये बारिश का स्पेल भी फाइनली कहना है जस्ट से वी ऑल नो कि कराची में, सिंध में बारिशों का स्पेल कितना बड़ा होता है। तो बहुत स्ट्रेच हो गया तो हफ्ता में भी, और पूरा इंटरमिटेंटली भी होता रहा तो 1 महीना। हु इज गोइंग टू वरी अबाउट व्हाट हैपेंस 1 महीना इन अ होल ईयर? 11 महीने तो आपके अदरवाइज आपको ठीक ही लग रहे होंगे। ऐसे में लोग ही अपनी मदद आपके तहत अब कुछ ना कुछ करते फिर रहे हैं। ये देखिए एक अच्छी चीज़ हमने नजर आई सोशल मीडिया पे, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आपको पता है करंट लगने के कितने वाकयात हुए? 20 अफराद की जान जा चुकी है। अब तक कई मवेशी मर गए हैं ये पोल के साथ जो बंधे हुए थे। तो कुछ लोकलाइट्स, कुछ मकामी लोगों ने क्या किया कि जी पोल के इर्द गिर्द लकड़ी के फट्टे से बांध दिए। कितनी अच्छी बात है, इतनी सिंपल किस्म की चीज़ है। और मैं तो कहती हूँ लिटरली आप लोग अपने मोहल्लों में निकले और जो भी हेड ऑफ द मोहल्ला है उनसे बात करें और खुद ही अपनी चीज़ें ठीक करना शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर द सिटी गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट और एनीबडी टू कम एंड हेल्प यू। नहीं होने वाला। और इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं, खुद ही करना शुरू कर दें सब कुछ। एवरीबडी हैज टू बी वेरी कॉशियस। आप खुद एहतियात करें, पर्टिकुलरली बेल बजाने से करंट लगने के कितने वाकयात हो रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी जान तो नहीं जा रही है। जो बेल है उसमें करंट आई हुई है, बिल्कुल। बेल था उसमें भी करंट थी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। और अपने बच्चों को, खुदा के लिए अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। ये कोई मतलब ये कोई डिजी वर्ल्ड नहीं बना हुआ कि इस वक्त हर जगह पानी है और आप डुबकी मार लें। दिस इज डेंजरस, इट कैन किल यू, व्हिच इज एक्चुअली। अच्छा जी, मंडियों में रौनक लगने से पहले ही कराची में कॉन्गो वायरस के वार जारी हैं। सबको मोहतात रहना होगा, जो मंडी में काम करते हैं, जो नहीं करते हैं। एवरीबडी, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय कैटल्स एंड एनिमल्स दीस डेज। कराची में कॉन्गो वायरस से एक और हलाकत हो गई है, जिससे रवा साल कराची में कॉन्गो से होने वाली हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 27 साल फ़हीम कराची के इलाके लांडी का रिहायशी था। वो जानवरों के बाड़े में मजदूरी करता था। फ़हीम जानवर खरीदने के लिए चंद दिन पहले पंजाब गया था, जिसके बाद उसे तेज बुखार हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। कराची में ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए हज़ारों जानवर लाए जा रहे हैं, जिस पर माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि जानवरों की खरीदारी देखभाल करें और ज़िबा करते वक्त एहतियात से काम लें। ज़ाहिर है इस बीमारी से आपको बचना है, इसका तरीका यही है कि इससे आपने एहतियात करनी है। तो बेसिकली बॉटम लाइन जो ये है, एहतियात एहतियात एहतियात। अभी अब्दुल्ला भी मैं और मैं पूछ भी रही थी अब्दुल्ला से कि डिड यू सी एनीथिंग स्पेशली कि इस बार उन्होंने डिफरेंट किया हो, कुछ कवर ग्लव्स वगैरह कुछ पहना हो? नथिंग, इट इज द सेम जैसा पहले होता था। हमने अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर रखी हुई थी कि तो हमने खुले कपड़े पहने थे, सो चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहन के जाएं आप, फुल स्लीव वाले अच्छा डॉक्टर साहब आए हैं, जूते पूरे कवर करके जाएं आप। बिल्कुल जी, और ये सारी बातें हमने जरा डिटेल डॉक्टर साहब आपको बताएंगी। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शन डिजीजेज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़े केयरलेसली हम लोग वैसे अपने जानवर इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं और लेने जाते हैं और बच्चे घुमा रहे होते हैं, वो भी बड़ा डेंजरस सो सेफ। हम समझते हैं कि लिटरली अपने बच्चों को भी बीच में छोड़ देते हैं। आप जरा डरा दें प्लीज। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक्साइटमेंट में जानवर तो घुमा रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि उस जानवर को डिजीज़ कौन सी है। बिकॉज जानवर में तो ये डिजीज़ कोई सिम्टम्स ही नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जानवर पे कीड़े हैं नहीं हैं। और दूसरा इतना क्लोज इंटरेक्शन होता है एनिमल्स और ह्यूमंस का कि उसमें बीमारी लगने के चांसेस हमेशा थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप जानवर मंडी से लेके आएँ, पहले उसको अच्छी तरह घर पे भी इंस्पेक्ट करें, उसे एक अच्छा सा बाथ दे दें। अगर उस पर कई कीड़े नज़र आ रहे हैं या टिक्स जिसको हम चिच्चड़ भी कहते हैं उर्दू में, तो उसको उस पर सॉल्यूशंस मिलते हैं बाजार में कमर्शियली, उसको वो अप्लाई करें ताकि वो मर गए। लगी थी क्या एंटी लाइस शैम्पू टाइप चीज़ें भी टिक्स के लिए ठीक होती हैं? एंटी लाइस परमिथ्रिन भी यूज़ कर सकते हैं और उससे उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरे जो हैं जो कि जो मवेशी पालते हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं उनके पास जिनसे ये मर सकता है। डॉक्टर साहिबा कि अब घर पे हम ले आए हैं, ज़ाहिर है हज़ारों लाखों का भी जानवर हो सकता है, कहीं टिक स्पॉट कर लिया है, तो व्हाट शुड वी डू?
फर्स्ट हम क्या करें? जाहिर है यू नॉट अ वेटनरी डॉक्टर, लेकिन हम किसी फार्मेसी पे जाके इस किस्म का कोई सोल्यूशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फार्मेसी यूजुअल फार्मेसी में तो नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जानवर ले के भी आए हैं तो एक दफ़ा उसको वेट से इंस्पेक्ट ज़रूर करा लें। अच्छा। ताकि वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एडवाइस कर सके। नहीं करा सकते तो एटलीस्ट उसको अच्छे से बात तो दे दे ताकि वैक्सीन होती है, जानवर जो कैटल फार्म्स वगैरह में होते हैं जिनकी प्रॉपर वैक्सीन हो रही होती है, उसमें भी ये बीमारी हो सकती है? देखिए, कांगो की वैक्सीन अभी तक प्रॉपरली बनी ही नहीं है, नॉट फॉर एनिमल्स और नॉट फॉर ह्यूमंस। ट्रायल्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, बट इट्स नॉट अवेलेबल येट। तो इसी वजह और हमारे यहाँ तो कहाँ, मतलब जानवर जैसे फार्म पे होता है और वो डायरेक्टली लेके आ जाता है। वो कभी मेरे ख्याल से ज़िंदगी में एक दफ़ा भी वो जानवर को कभी किसी वेट के पास नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं इधर आपको रोकूंगी और एक फुट नोट थोड़ा सा, डॉक्टर साहब से पहले भी बात हो रही थी, अगर तो आप मंडी जा रहे हैं और अब्दुल्ला आप कहते हैं लाखों के जानवर भी थी, 30 लाख के भी जानवर, और इतनी ये प्राइसेस थी, दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि वो चिचड़ फ्री है या टिक फ्री है। मतलब अगर आपके सामने धुलाया भी जा रहा है बार बार, बिल्कुल धुलाया भी जा रहा है अगर बार बार, तो दैट इज नो गारंटी एट ऑल। डॉक्टर साहब, ये ऊपर तो टिक्स वगैरह जो लगे होते हैं, जो जब आप ज़िबा करते हैं और आप फिर खा रहे हैं, नेचुरली वही आप जानवर जो है वो गोश्त बन गया और आप खा रहे हैं, वो सेफ होता है? देखिए, गोश्त को तो हम कुक कर लेते हैं ना, पका लेते हैं। तो ये वायरस बहुत सेंसिटिव होता है तो मर जाता है। अच्छा, इट्स नॉट सिर्फ टिक ट्रांसमिशन का मोड नहीं है, हाँ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स भी हैं। तो अगर टिक्स नहीं भी हैं और एनिमल एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो इवन जब आप उसको ज़िबा कर रहे हैं ना और आपका जो है उसके आपके रॉ हैंड से उसका एक्सपोजर हो रहा है, खून से आपका एक्सपोजर हो रहा है और आपने कोई सेफ्टी ली है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि उस खून से भी बीमारी लग सकती है। तो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट जस्ट टिक्स। टिक्स एक है, लेकिन सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। क्या करें उसके लिए? कोशिश करें कि अगर घर पे ज़िबा भी करें तो आप प्रिकॉशंस ले लें। जैसे आप ग्लव्स मार्केट में प्लास्टिक के, रबर के, बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, वो पहने। आप अपने कपड़े अच्छी तरह से कवर करें। कोशिश करें कि एक प्लास्टिक का एप्रन ले लें जिस पे अगर ब्लड स्प्लैश भी होता है तो आपके साथ उसका एक्सपोजर ना हो। जूते आपके कवर्ड होने चाहिए, जूतों पे भी ना ब्लड गिरे। जूतों पे शॉपर चढ़ा लें। शॉपर एग्जैक्टली थी आप अपनी सलवार या पतलून जो है अपने सॉक्स के अंदर कर रहे हैं। इतना माइन्यूट डिटेल्स है आपको। एग्जैक्टली। और आप मास्क पहने, कोशिश करें कि सन ग्लासेस पहने, एक कैप पहने। तो जब आप इस तरीके से ज़िबा करेंगे तो ब्लड का एक्सपोजर आपकी बॉडी से कम होगा। दूसरा, इमीडिएटली जब आपने कर लिया उसके बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह से मतलब वॉश करें, फ़ौरन नहा लें। जहाँ पे खून गिरा हुआ है वहाँ पे उसको साफ़ करके उसको वहाँ जहाँ स्पिल हुआ है वहाँ पे सिंपल ब्लीच बाज़ार में मिलता है, तो वो उस पर वो बॉटल पूरी आप उस पर लगा देंगे तो ये वायरस मर जाएगा और ये फिर कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे। और फिर उसको इमीडिएटली साफ़ कर दें। अक्सर मैंने खाल का आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था अभी ब्रेक में कि जब खाल उतरती है तो क्या होता है exactly? अच्छा, खाल उतरती है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टिक है वो एक्चुअली जो है ब्लड सक करता है ना। तो जब वो आपने खाल उतारी तो ज़ाहिर है उसका मील नहीं मिलता, तो वो इमीडिएटली उड़ के जो है ना वो मतलब जो उसके पास जो इंसान या जो भी हो वो उस पर लगने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त जब आप खाल रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग डाल दें ताकि वो उड़ के किसी को ना लगे। अच्छा, ये बाय द वे यहाँ जो कि आपको पता है कि ईद के बाद, इस बड़ी ईद के बाद तो खालें भी कलेक्ट कर रहे होते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए भी प्रिकॉशंस हैं कि चूंकि आपका काम ही है कि आप खालें कलेक्ट कर रहे हैं तो आप भी ये सारी चीज़ें लिए। एक दफ़ा मैं दोबारा रीट्रेट कर दूँ, एक तो लाइट कलर्ड कपड़े आप लोग पहने ताकि उसके ऊपर अगर कोई टिक या कोई चिचड़ वगैरह लग भी है तो ईजीली आपको नज़र आ जाए। दूसरा ये है कि आप अपनी सॉक्स जो है उनके अंदर अपनी पतलून या शलवार टक करें, लॉन्ग स्लीव्स पहने, ग्लव्स पहने, प्लास्टिक एप्रन पहने, वो एनक पहने, और इन सारी चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं, टेक इट सीरियसली। खास तौर पे अपने बच्चों के लिए तो उनके लिए तो ज़्यादा सीरियसली सोचें आप। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आई वांट टू से समथिंग। ठीक है, देखिए अगर किसी को एक्सपोजर हो भी गया है टिक से और अगर वो देख रहा है तो घबराए नहीं, इमीडिएटली लोग पैनिक ही हो जाते हैं। और देखिए सारे जानवर बीमार नहीं होते। अगर आपको हो भी गया है तो आप जब घर पे आए, एक तो जब आप मंडी से जानवर लेके आएँ तो अपने आप को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करें, देखें अगर टिक है तो उसको आराम से, एक ट्वीज़र आता है उससे उसको ऐसे पकड़ के क्रश करने की ज़रूरत नहीं है,
उसको ऐसे ही ट्विज़र से आप निकालें अपनी बॉडी से, क्योंकि आप क्रश करेंगे तो उससे भी एक्सपोजर का रिस्क होता है। और यूजुअली जो है ना ये बीमारी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है विदिन 1 वीक, लेकिन अगर किसी का एक्सपोजर होता है तो 13 डेज़ के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, यानी आपको उस वक्त इमीडिएटली शायद पता भी ना चले और आप डॉक्टर को दिखा दें अगर आपको इसके हाँ, अगर उस दौरान अगर 2 हफ्ते 1 से 2 हफ्ते के दौरान किसी को भी अगर बुखार आता है या थकन होती है या कहीं से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ऐसी सूरत हाल में जहाँ कि उसको लगे कि उसको एक्सपोजर रहा है, वो इमीडिएटली डॉक्टर से रुजू करे, बिकॉज इसकी ड्रग थेरेपी है। दो कि ये फैटल डिजीज़ है 40%, बट स्टिल हम प्रोफाइलैक्सिस जो कि एक दवा होती है जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं, वो हम दे सकते हैं इमीडिएटली। डॉक्टर साहब, आई हैव टू स्टॉप यू हियर, इतना ही आज हमारे पास टाइम है, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और डॉक्टर साहिबा का बहुत शुक्रिया कि वो इधर आई हैं। और मकसद भी ये था कि आज जरा हम आपको थोड़ा सा डराएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट वेरी लाइटली। जिस तरह हमने देखा भी गली मोहल्लों में बच्चों ने जानवर खींचा होता है, लड़ाइयाँ करा रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, चिपके होते हैं, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग, लेकिन इसको लाइटली मत लें। इससे बहुत कोंगो वायरस की हमने बात ही क्यों की है, क्योंकि इसी तरह तो ये सारे वायरस फैलते हैं। सो प्लीज जरा एहतियात इस बार। छोटे बच्चों को तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको जरा दूर रखें। जाहिर है उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत उस तरह नहीं है। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू का राज खोल दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब सुनील गावस्कर से पूछा गया कि क्या उन्होंने इमरान खान के कहने पर रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया, तो उनका जवाब था कि असल कहानी इंग्लैंड के टूर के दौरान पेश आई। सुनील गावस्कर ने बताया कि इंग्लैंड टूर के दौरान इमरान खान के साथ लंच के दौरान उन्होंने रिटायरमेंट की ख्वाहिश जाहिर की। इमरान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इमरान खान का कहना था कि ये उनका ख्वाब है कि भारत को भारत की सरजमीन पर शिकस्त दें, जो गावस्कर के होते मुमकिन नहीं। गावस्कर का कहना था कि अगर इंग्लैंड टूर के दौरान इंडिया टूर का ऐलान ना हुआ होता तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, हुआ हो तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ताहम उसी टूर के दौरान पाकिस्तान टीम के भारतीय टूर का ऐलान हुआ, जिस पर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला मुलतवी कर दिया था। इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि मैं गोविंदा की स्टोरी लाई हूँ और आप सुनील गावस्कर की। गोविंदा वाली ज़्यादा अच्छी थी, चस्के वाली। अच्छा जी, अब जो है हम लेंगे हेडलाइन न्यूज़ ब्रेक और उसके बाद दोबारा से हाजिर होंगे। ऐसे ही और बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, गुड टॉपिक्स। अच्छा, ये रिश्ते वाली बात तो अभी हम कर लेंगे, लेकिन ये जो उम्र कैद वाली बात है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वाकई जब हम इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, वी वर आस्किंग वन अनदर, हर किसी की अपनी राय थी कि उम्र कैद होती क्या है, तो और उसको अब डिटर्मिन भी कर देना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वील टॉक अबाउट लेटर इन द शो। बट फर्स्ट, रिश्ता। जनाब, हमारे माशरे में आपको पता है बहुत सी रिवायात में से एक ये भी है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो शादी के लिए रिश्ते तलाश किए जाते हैं। अगर ख़ानदान में कोई रिश्ता ना हो रहा हो तो जाहिर है फिर आप ऐसे जगह जगह जाके पोस्टर तो नहीं लगाते, और इसके लिए आप किसी रिश्ते वाली को घर दावत देते हैं। और इस अमल में रिश्ते या फिर मैरिज ब्यूरो, हाँ मैरिज ब्यूरो जाते हैं। मैरिज ब्यूरो भी लोग जाने से कतराते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि किसी न किसी रेफरेंस से कोई ना कोई रिश्ता आंटी आपके घर आ जाती हैं और वो आपको बता देती हैं कि मैं आपको कुछ रिश्ते दिखाऊंगी, और उसके बाद जब रिश्ता हो जाएगा तो आप मुझे ये फीस देंगे। और इब्तिदा में भी कुछ फीस वो जाहिर है तकाजा करती हैं और ख़ानदानों का राब्ता करा देती हैं। ये तरीका अब हो गया पुराना, क्योंकि इसमें मसाइल भी आते हैं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? पाकिस्तानी कैनेडियन एक खातून है अरीबा आतिफ, इन्होंने फेसबुक पर एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया है जिसका नाम ही है स्किप द रिश्ता आंटी। I like the name. और ये कैसे ग्रुप काम करता है, ये अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम अरीबा, क्या हाल है आपका? अरीबा, ग्रेट आइडिया। देखिए, बात तो ये है कि शादियां तो इंशाल्लाह होनी ही हैं, होती रहेंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादियां चलती रहेंगी। स्किप द रिश्ता आंटी, आइडिया कहाँ से आया? क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने कहा कि चलो ये मदद की जाए लोगों की? मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन चुकी हूँ काफ़ी अरसे से, और मुझे हमेशा से एक फ़ीलिंग थी कि मैं शायद अपने मुल्क के लिए उतनी एफ़र्ट नहीं कर सकी जितनी मैं कर सकती थी, या मेरी कैपेबिलिटीज़ जो थी मैं उनको फुली यूटिलाइज़ नहीं कर सकी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना घर बैठ के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए। और फिर बस मुझे ये आइडिया आया क्योंकि मैं काफ़ी सोशल इशूज़ और उनके ऊपर गौर करती रहती थी, और ये एक इशू था जो दैट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई फील कि इसके ऊपर बहुत कम लोग हैं जो एफर्ट सिंसियरली कर रहे हैं टू हेल्प अदर्स आउट। So I took this up as a volunteer work to help others out. You must have taken it up as a challenge also. It's a very challenging और बड़ी responsibility वाला काम है। हम आपके लिए alternative career भी मैंने सोच लिया था रिश्ता आंटी, लेकिन अब तो scope no, मैं कोई Facebook ग्रुप नहीं, मैं रिश्ता आंटी बनना चाहती हूँ। कि आपके लिए alternative career सोचा था, लेकिन अब चूंकि मुझे लग रहा है scope जरा down होता है। अरीबा, we are just kidding. In a nutshell, please बता दें how does this group work? Okay, so this is a closed Facebook group.
और लोग इसके ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं और जो मेंबर्स बन जाते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट एक चेक होता है। पूरी एक टीम है मेरे साथ जो काम करती है और हम प्रोफाइल्स को स्क्रूटनाइज करते हैं, वो फेक प्रोफाइल्स तो नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्ली जो क्वेश्चनर है ग्रुप के लिए वो उन्होंने आंसर किया है कि नहीं। और उसके बाद ऑब्वियसली जब वो ग्रुप पे आ जाते हैं वो अपनी प्रोफाइल्स पोस्ट करते हैं। बेसिकली उस प्रोफाइल में उनका सारा बायोडाटा होता है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो किधर रहते हैं, उनकी क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स, उनके गोल्स, एस्पिरेशंस, हर चीज़ कि वो एक पार्टनर में क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों को वो प्रोफाइल अच्छी लगती है वो उस पर आके कमेंट करते हैं एंड देन दे गेट इन टच इफ द अदर साइड इज आल्सो इंटरेस्टेड। अच्छा, और बेसिकली दैट्स हाउ इट गोज। प्रोफाइल जो है इसमें लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड ना करें या फिर लड़कियों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, इसको रोकने के लिए क्या अमल है आपके पास? क्या आपके पास कोई शिकायत करता है तो आप उस पर एक्शन करती हैं या आप खुद भी प्रोएक्टिव हैं इस सिलसिले में? जी मैं काफ़ी प्रोएक्टिव हूँ और कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और काफ़ी SOPs बने हुए हैं ऑलरेडी जिनको हम फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस हर तरह के ऑफेंस, छोटा ऑफेंस, बड़ा ऑफेंस, हर चीज़ की एक पनिशमेंट होती है या एक वार्निंग होती है। फर्स्ट ऑफेंस में वार्निंग मिल जाती है, सेकंड ऑफेंस में ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ रिमूव और उनको रीज़न भी बताया जाता है कि वो क्यों रिमूव किए गए ग्रुप से। तो अरीबा जस्ट गिव अस एन आइडिया कि इसमें पाकिस्तानी लोग ही होते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं? नेचुरली आप तो कनाडा में हैं और वहाँ भी ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को शादियाँ करनी होती हैं, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल पाकिस्तानीज ओनली कैन जॉइन इन या फिर और भी आपने देखे हैं लोग, इंडियन या अफगानी, बंगाली? मैंने जब ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट सोचा था तो मैंने यही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इससे हर तरह के पाकिस्तानीज़ बेनिफिट करें, चाहे वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर रिलीजन इज़, एज लॉन्ग एज देयर पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या कहीं भी हो दुनिया में, दे आर वेलकम टू जॉइन द ग्रुप। बट यस, मुस्लिम इंडियंस कुछ आए हैं ग्रुप पे बट उनको उस तरह से सक्सेस नहीं मिली, सो आई गेस दे लेफ्ट, बट पाकिस्तानीज़ फ्रॉम all over the world are welcome on this group. So please do tell us about any success stories, क्योंकि लोगों को अगर हम कितनी शादियां हो गई हैं? हाँ, कितनी शादियां हो गई हैं, because people are watching और naturally अगर इस तरह without the embarrassment of going to a marriage bureau और रिश्ता आंटी अगर bypass हो के इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है तो why not? और बताएं अपने वालिदैन की भी मदद कर रहे हैं ना इस सिलसिले में? obviously, yeah. जी बिल्कुल, इसमें माशाल्लाह 17 सक्सेसफुल मैचेस हो गए हैं जिसमें 2 शादियां हुई हैं और बाकी ज़्यादातर इंगेजमेंट्स हैं, दुआए खैर, बात पक्की, बट आई विल काउंट देम एज अ सक्सेसफुल रिश्ता। सो इस ग्रुप को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 महीने से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है और अगर उसके अंदर 2000 मेंबर्स के 17 उसके अंदर 17 मैचेस हो गए हैं तो आई वुड कंसिडर दैट एज अ बिग सक्सेस, बिकॉज बड़ा मुश्किल काम है ये मैच मेकिंग और मैचेस होना। तो ये सक्सेस स्टोरीज हैं जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ना वो जरा बड़ा सख्ती रखिएगा, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहा है क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ हो सकती है। आप लास्टली अरीबा ये भी बता दें कि इज देयर अ जॉइनिंग फी? वी नो दैट इट इज अ क्लोज्ड ग्रुप, पीपल आर वाचिंग, अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो वो बस रिक्वेस्ट डाल दें इस ग्रुप को ज्वाइन करने की या फिर कोई फी है? डू यू मेक एनी मनी ऑफ इट? नहीं, आई डोंट। बेसिकली दिस इज़ लाइक अ वॉलंटियर वर्क फॉर मी। सो फार इट हैज़ बिन मैनेजेबल कि मैं और मेरी जो टीम है, दिस इट्स अ वेरी डेडिकेटेड टीम और मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ और हम सब ग्रुप पे 5 से 7 घंटे हम रोज़ देते हैं और वीकेंड्स पे तो हम 8 घंटे से ज़्यादा देते हैं। इन 5 महीनों में हम में से किसी ने ब्रेक्स नहीं ली और आई वुड लाइक टू गिव देम अ ह्यूज शाउट आउट फॉर हेल्पिंग मी कीप सच अ स्ट्रिक्टली मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड ग्रुप। तो इसमें फ़ीस का अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि हम सिर्फ सीरियस लोग ज्वाइन करें और नॉन सीरियस लोग ना करें, हम एक बहुत मिनिमल और बहुत अफोर्डेबल एक अमाउंट रखें, बट दैट्स वे इन द फ्यूचर। आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स difficult for people right now than they already are. So let's see future में क्या होता है, but so far I'm not making anything of it. अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं बहुत मिल रही हैं और उसकी वही मेरा बेसिकली मेरे लिए वही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और ज़बरदस्त किस्म का आपका ये इंडेवर है और हम भी आपको वी आर विशिंग यू गुड लक, बिकॉज नेचुरली ये वालिदैन के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो वाकई बड़ी परेशानी कह सकते हैं, खुद तो इनरोल हो नहीं सकते। कितनी गम, मतलब कि कितनी इस शक्ल पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें जिससे को कितनी उदासी हुई है कि हम तो फायदा नहीं उठा सकते। वी आर ओके। अच्छा जी, सो अरीबा थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। अच्छा, एक ओवरसीज की शादियों की बातें कर रहे थे तो आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस टॉपिक। इसको वैसे हम कंप्लीट सेगमेंट करेंगे किसी दिन। मेरा अपना पर्सनल मुशाहिदा है, जितनी भी
एक्सपैट फैमिलीज हैं जो कि बाहर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, पर्टिकुलरली ब्रॉट अप जो लड़कियां हैं, जब शादी करने की बात आती है ज्यादातर लड़कियों के केसेस में तो पाकिस्तान से लड़का ले जाते हैं, ठीक है। एंड जितनी शादियां मैंने देखी हैं इस किस्म की, एवरी मैरिज हैज फेल्ड। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को ना जानते और उनको वो मौका ना मिला हो जहां वो एक दूसरे को एटलीस्ट गेज तो कर सकें कि हम जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं, उसके बाद आप सॉरी आई विल नॉट यूज द वर्ड इम्पोर्ट, बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर आप लड़का या लड़की किसी को बुलाएं, लेकिन ऑन अ विम और के वैसे तो अल्लाह तवक्कल भी चीज़ होती है, लेकिन दिस इज अ मैरिज, दिस इज अ यूनियन ऑफ टू पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। मैंने कुछ मैरिजेस वर्कआउट करते हुए भी देखी है ऐसी, बट मोस्टली नहीं। पुराने जमाने में होती होंगी, अब नहीं होती, क्योंकि अब जितने भी यू नो अभी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो कि जिनकी शादियां नहीं चली हैं, और क्लियरली बात होती है, वो कहते हैं कि हम उन खवातीन को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग और उनका माइंडसेट इतना चेंज होता है कि they are not bad people, it's just that they have grown up in a different world, they have grown up in a different society। तो वो पाकिस्तान के टिपिकल हमारे यहाँ के जो सोसाइटी में हमारा जो माइंडसेट है उसके साथ कोप अप नहीं कर सकते, तो प्लीज अवॉइड सच काइंड ऑफ मैरिजेस। और फ्रैंकली मैं एक बात बताऊं, जितने भी हम ख्वाहिशात और ड्रीम्स लेके जाएं, यहाँ से जो लोग जाते हैं कभी कभार उनके लिए खुद भी कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड वहाँ कुछ करने के लिए, यहाँ भी कुछ करने के लिए, लेकिन ये सोच के जाना कि जी शादी भी हो जाएगी अच्छी सी, आसान जिंदगी भी होगी, इस तरह हमेशा होता नहीं है। यू हैव टू वर्क आउट एवरीवेयर। पेरेंट्स हैं वो सोच रहे हैं, बिकॉज़ यू नो माय सिस्टर्स आर सेटल्ड अब्रॉड एंड दे वर थिंकिंग कि भाई हमें पता है कि ये बच्चे यहाँ से किसी के साथ सेटल नहीं हो सकते, तो दे वुड हैव टू डू समथिंग ओवर देयर एज वेल। लेकिन पुराने जो ज़ाहिर है माँ बाप हैं, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि भाई शादी सारी उम्र तो वहाँ रह ली है, लेकिन जब शादी करनी है तो फिर पाकिस्तान से लड़का या लड़की लेके जानी है। इट डज नॉट वर्क नाउ। अच्छा जी, अगली खबर पे चलते हैं, और जिसमें सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि उम्र कैद कितने साल पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और ये प्लीज़ लिंक ना करें हमारी पिछली खबर से, शादी की हम बात कर रहे थे और उम्र कैद वो वाली बात नहीं हो रही, हम सीरियस बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये बैठेगी और ये तय करेगी कि उम्र कैद लाइफ सेंटेंस कितनी होनी चाहिए। इंसानी हकूक से मुतालिक बहुत ही अहम फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की मुद्दत के तयन के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। अदालत ने ये नोटिस चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक मुकदमे की समाअत के दौरान लिया है। मुकदमे में मुलजिम को कत्ल के 12 मुख्तलिफ मुकदमात पे 12 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पीर को केस की समाअत के दौरान मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मौकिल 1997 से जेल में है। इस तरह वो अब तक 22 साल की सजा काट चुका है। इसलिए उम्र कैद की 12 सजाओं को एक साथ शुमार करके इसकी रिहाई का हुक्म दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि असल में उम्र कैद की सजा की मुद्दत 25 साल होती है। जब किसी को ये पता नहीं कि सजा पाने वाले मुजरिम ने कब तक जिंदा रहना है, तो सजा को आधा कैसे किया जा सकता है। अदालत बड़े अरसे से ऐसे केस का इंतजार कर रही थी ताकि उम्र कैद की मुद्दत का फैसला कर लिया जाए। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, मच नीडेड। लोगों की जिंदगियों का सवाल है। माहिर कानून अनीस जिलानी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपने टाइम निकाला है जिलानी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अब तय किया जाएगा कि उम्र कैद की मुद्दत क्या होनी चाहिए। पहले तो आप ये बता दें कि इब्हाम कहाँ है, क्या उम्र कैद की मुद्दत का तयन पहले से नहीं हुआ था, अब होगा, कंफ्यूजन क्या चल रही है? उम्र कैद जो है इस पे 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये 14 साल है अगर अदालत सज़ा देती है कि उम्र कैद है, और दूसरा जो है वो 25 साल का है। लेकिन दोनों सूरतों में जो एक मसला कई दफ़ा उठ खड़ा होता है वो ये है कि जो दिन है उस दिन में जेल्स हैं, वो उसका जो शुमार है वो दिन और रात के हिसाब से करते हैं कि दिन दिन को वो एक दिन तस्वुर करते हैं और रात को दूसरा दिन तस्वुर करते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर ही आपके 2 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही एक रिडिकुलस सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारी ज़बान में और वैसे भी जब हम एक दिन की बात करते हैं तो वो एक दिन 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है, यकीनन इस चीज़ का तयन हो जाना चाहिए कि जब अदालत उम्र कैद की सज़ा देती है तो क्या वो उम्र कैद जो है वो 14 साल है, क्या वो उम्र कैद 25 साल है, या वो वाकई ही उम्र कैद है और कैदी जो है वो ताहयात अपने मरने
जेल में ही रहेगा। जिलानी साहब, बहुत कंफ्यूजन है, ज़ाहिर है ऐसी कंफ्यूजन कब दूर होना चाहिए, लेकिन अब उम्र कैद का तयन सुप्रीम कोर्ट कर दे तो कोई शक नहीं रहेगा कि मुद्दत क्या है और क्या नहीं है। इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक ये कितना अहम कदम हो सकता है? यहाँ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो उम्र है और सज़ा जो है उसको इंसानी हकूक़ के हवाले से भी देखे जाना चाहिए कि ऐसी सज़ा दी जाए कि जो अक्यूज़्ड है, जिस शख्स को सज़ा दी गई है, उसके इंसानी हकूक़ का भी ख्याल रखा जाए। अच्छा चलें, सुप्रीम कोर्ट को तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले की हर तरह से जायज़ा लेगी और फिर ऑब्वियसली डिसीजंस ली जाएंगी। जदीद आलमी प्रैक्टिस क्या है, अगर आप हमें बता सकें, क्या मुद्दत होनी चाहिए उम्र कैद की? देखिए, मुख्तलिफ़ ममालिक में इसकी प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ हैं। अमेरिका में जो है जब उम्र कैद का कहा जाता है तो वो ताहयात उम्र कैद ही होती है, लेकिन अमेरिका में उम्र कैद इस तरीके से नहीं दी जा रही होती कि जिस तरीके से पाकिस्तान में दी जा रही होती है कि यहाँ पर बेशुमार जराइम ऐसे हैं कि जहाँ पर आपकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। तो उस लिहाज से मेरे ख़्याल में कंपैरिजन भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ममालिक में जो उम्र कैद दी जाती है वो बहुत ही कम जराइम में दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे जुर्म के लिए हमारे यहाँ सज़ा जो है वो उम्र कैद है। तो उस लिहाज से मेरे ख़्याल में कोई कंपैरिजन भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान में सज़ाओं का सही तयन किया जाए। हमारे यहाँ तसव्वुर यह किया गया है कि हर चीज़ की सज़ा को आप सख्त रखेंगे तो उससे जो है बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे इस बात पर भी अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान में मतलब आए दिन हर चीज़ की सज़ा जो होती है वो उम्र कैद माशाल्लाह, अगर उसके बावजूद हमारे यहाँ जराइम का ये हाल है तो क्या ही हम लोग हैं। जराइम सजाओं की इम्प्लीमेंटेशन का भी एक मसला है। आपको अच्छा, एक और चीज़ है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कितने कम जराइम में उम्र कैद है, और एक जैसे जिलानी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे जराइम ऐसे हैं उससे भी कोई नहीं डरा, डिटर ही नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का हम कहते हैं सजाएं दें तो लोग डिटर हो जाएंगे। मैंने कुछ इंग्लिश मूवीज़ वगैरह जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उसमें, और फिर आप जब न्यूज़ स्टोरीज भी पढ़ते हैं, कुछ बहुत हेनस क्राइम्स जो होते हैं जो बहुत ही बुरे होते हैं, उनमें सेवरल लाइफ टाइम्स की सजाएं भी होती हैं। आपको पता है ना कि दिस वाज द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली, तो सेवरल लाइफ टाइम बात हो रही है तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, वो है ना, आपको पता है अभी जिस केस की वजह से कंट्रोवर्सी सामने आई है, एज इन ये इशू अब उठा है, 12 भी हमने बताया है, 12 मुख्तलिफ मुकदमे सजा उम्र कैद की सजा दी गई है। तो दीस आर द नहीं, लेकिन 12 कत्ल किए हुए थे उसने। आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द केस बैकग्राउंड। मैं जिस बात की बात कर रही हूँ कि जितने अगर आपने कत्ल किए हैं, जो भी आपके जुर्म हैं, उसमें हर एक की डिफरेंट सजा मिलती है, वो एक में कन्वर्ट नहीं होती। अगर लेट्स सपोज 25 साल है उम्र कैद, तो फिर 25 साल प्लस 25 साल प्लस मतलब 200 साल तक एक स्टेटमेंट ही होती है। बेशक बीच में बंदा मर जाए, लेकिन एटलीस्ट डिटर करने के लिए कि इस बंदे के 4 कत्ल की वजह से या जितने भी हुए हैं इसको 200 साल की सजा हुई है। ये हमने सुना हुआ है ना? बिल्कुल सुना हुआ है। ये होता अच्छा है। जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और कंट्रोवर्सी जो कि बॉलीवुड से आई है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, सर्टनली होती है, लेकिन बाज़ लोग ये बात भूल जाते हैं, और बॉलीवुड में तो अक्सर हमने देखा है कि ये बात भूल जाते हैं लोग। कंगना रेनॉट समझ आ गई ना आपको किसकी बात हो रही है। भारतीय फिल्म है जजमेंटल है क्या, इनकी फिल्म आ गई, आ रही है, मेरा ख्याल है आ गई है, पता नहीं आ गई है ना, हाँ आ गई है। इसके पोस्टर पर हंगरी से ताल्लुक रखने वाली एक आर्टिस्ट हैं फ्लोरा बॉर्सी, इन्होंने अपनी पेंटिंग की इसे नकल करार दिया है, हूबहू नकल करार। इधर देखिए तस्वीर नीचे जो है वो एक्चुअल आर्टिस्ट की पेंटिंग है, और जिसमें एक बिल्ली जो है वो फेस के आगे आ रही है और बिल्ली की आंख और वो औरत की आंख जैसी मिल रही है, और ऊपर कंगना की तस्वीर इज ऑल्सो विद अ बिल्ली। यू सी दैट या? तो ये इनका कहना है, इन फ्लोरा बॉर्सी का कहना है, उन्होंने ट्विटर पर इल्ज़ाम लगाया है कि बिल्कुल मेरा काम जैसा पोस्टर है और मेरे काम की नकल की गई है, कोई समझाए कि ये मामला है क्या। और ये उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली है फ्लोरा ने, और उन्होंने कहा है कि मुझसे इजाज़त नहीं ली गई और ऐसी बड़ी कंपनियों को फ्री लाइसेंस नहीं दिया जा सकता चोरी करने के लिए, और शर्म आनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। आनी चाहिए। वैसे वो सोच रही होंगी पता नहीं किधर दुनिया में बैठी हुई है आर्टिस्ट, ने कहाँ पता लगेगा कि पोस्टर जो है वो हालांकि मैं छाप रही हूँ, लेकिन दैट इज द थिंग विद सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन दुनिया जो है, अब दुनिया श्रिंक कर गई। आप एक कोने में कुछ करेंगे ना
दूसरे कोने में पता चल जाएगा, विच ऑल्सो मीन्स कि कोई चोरी टाइप चीज़ें इस तरह प्लेजरिज्म एग्जैक्टली छाप है। अच्छा जी, कुर्बानी के जानवरों की हम बात कर रहे थे तो हमने आपको पता है कि एक पोल शुरू किया हुआ है यहाँ पे, जिसका फैसला जो है वो आपने करना है कि हमने इस दफ़ा कौन सा जानवर लेना है। मुझे लगता है वो फैसला बारिशों ने कर लिया है। ऐसे नहीं करें, देखिए मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। आप दिखाएं जी, ऑप्शन ए दिखाएं, ऑप्शन ए दिखाएं, तो ऑप्शन ए दिखाएं जिसका नाम आपने रखा था। जी, अब्दुल्ला ने कुर्बानी का जानवर लेना है। 3 ऑप्शंस लेके आए थे कुछ दिन पहले और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कुर्बानी का जानवर लिया जाए। ऑप्शन ए सामने है, ये ऑप्शन बी है विच आई लाइक, और फिर ऑप्शन ए आ गया, सी गायब हो गया। सी को क्या हुआ है? सी को कुछ हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। ऑप्शन सी दिखाएं जिसका अब्दुल्ला का जिस पे दिल आया हुआ है ना, सी सबका फेवरेट था, ये था। सी। अब इतनी बारिशें हुई हैं, आपको पता है कि जानवर रुड़ भी गए हैं थोड़े से इधर उधर पानी में। ये डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में आता है जानवर। नहीं, डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में क्या आपने आस क्यों लगाई हुई है? अगर पसंद आई गया था तो उस दिन ले आते हैं। अब इंतजार में क्यों बैठे हो? आपको पता है कि इस किस्म के डिसीजंस होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, उसमें लोगों की मोरल सपोर्ट चाहिए तो होती है। आपको पूरा पाकिस्तान आपकी सपोर्ट कर रहा है। ओके जी, वापस आ जाए हम पे। तो इन अ नटशेल अब्दुल्ला कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि चूज तो आप ही करें कि ABC में से क्या चाहिए, लेकिन अगर सी चूज कर लें तो क्या ही बात है। अच्छा हो जाएगा वैसे, मुझे भी, और कर भी सरप्राइजिंगली कर भी यही रहे हैं। आपने पढ़ा था, बट अब सी है कि नहीं है एग्जिस्टेंस में, बिकॉज़ बारिशें बहुत हुई हैं, ब्ला 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 ब्ला। आई एम गोइंग टू चेक ऑन इट। ATM फ्रॉड की बात करते हैं जो बड़ा डरा चुके हैं हमें। ये मामला ATM के जरिए बैंक सारिफीन के 1 अरब रुपए लूट लिए गए हैं जनाब। FIA के हाथ इसी सिलसिले का एक बड़ा केस लगा है, देखें क्या कार्रवाई होती है। FIA के साइबर क्राइम विंग ने ऐसे गिरोह का पता लगाया जो ATM के जरिए फ्रॉड करता है। लाहौर और गुजरावाला से 2 नौजवान भी गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है कि बैंक फ्रॉड के लिए जराइम पेशा अनासर ऐसे नौजवानों की तलाश में रहते हैं जो IT में महारत रखते हों मगर बेरोजगार हों। हाल ही में पकड़े जाने वाले 2 नौजवान भी आला तालीम याफ्ता हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि इस तरह के फ्रॉड से अब तक कई गिरोह जो हैं वो शहरियों को तकरीबन 1 अरब रुपए से महरूम कर चुके हैं और बहुत से गिरोह यानी ग्रुप्स जो हैं वो पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन ये वो वाली चीज़ है कि वो पकड़े जाते हैं फिर और निकल आते हैं। सीनियर साहब शकील अंजुम हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। और जो आपने सवाल किया ना कि एक्चुअली हम ये उनसे ही पूछ लेते हैं, इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं। तो शकील अंजुम ये बताइएगा कि ये ATM फ्रॉड होता क्या है? पहले तो आप हमें ये बता दें कि किस तरह लोगों को लूटा जाता है और लोगों को पता कैसे नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। एक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंसेज में होते हैं, माहिर होते हैं और लेकिन बेरोज़गार होते हैं, उनकी खिदमात हायर की जाती हैं। इवन मिसाल के तौर पे 5000 रुपया 1 घंटे के इनको दिया जाता है। जो माफिया है उनको देता है, उनकी खिदमात हासिल करता है। उनका काम है कि ATM मशीन्स में वो डिवाइस लगाना और वो कैमरा लगाना जिसके ज़रिए उसका डाटा कैप्चर किया जा सकता है। इसमें पहले नंबर पे कैमरा और ब्लूटूथ और फिर कार्ड रीडर्स लगाए जाते हैं। कैमरा है वो जो जहाँ कार्ड डाला जाता है उस पर बारीक सा कैमरा, ये गैर महसूस तौर पे होता है, सुई के लेवल का होता है। तो उसमें वो लगा दिया जाता है जो कार्ड अंदर जाने से पहले उसका डाटा जो उसका मैग्नेट होता है डिटेल्स उसका डाटा कैप्चर कर लेता है। उसके बाद जो यही कैमरा जो आप कीबोर्ड पे अपना पिन कोड लगाते हैं, हाँ। उस पे पिन कोड की आपकी उंगलियों की हरकत कैप्चर करता है और उसको ले लेता है। ये यानी से अबाउट हंड्रेड्स ऑफ जो ATM कार्ड्स हैं उसे कैप्चर किया जाता है। फिर सिलेक्टिव वो लोग उन लोगों को चुना जाता है जो पेंशन के लोग हैं, जो साल में बहुत कम अपने अकाउंट्स के बारे में पता लगते हैं लेकिन अकाउंट में लाखों रुपए होते हैं उनके, तो अकाउंट उनका हैक करके जाली कार्ड बनाए जाते हैं। मैं एक्चुअली ये सोच ही रही थी कि लोग कौन से होते होंगे जो सस्पेक्ट जिन पे किया जाता है, पेंशन वाले लोग, because they are not tech savvy, exactly, and they are old and they are probably not even going to pursue the case, exactly, वो कंप्लेन ही नहीं करेंगे और वो ये मैसेजेस मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर कर देंगे कि आपके अकाउंट से क्या चार्ज हो रहा है। गुस्सा चढ़ रहा है इस चीज़ से। ये बताइएगा शकील साहब के 1 अरब रुपए तक की रकम बताई जा रही है जिसका ये फ्रॉड हुआ है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, छोटी रकम तो है नहीं, तो इतना सब कुछ छुपा कैसे रहा और फिर FIA तक ये मामला अल्टीमेटली कैसे पहुंचा? बैंक इंतजामिया इंश्योरेंस के जरिए उनकी वो जो है रिड्रेसिंग करती है और लेकिन नुकसान हर सूरत कौमी खजाने का है जिसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो इनकी तवज्जो है बैंकों के लोगों की।
और शायद एक बैंक का कोई ऑफिसर था जिसने अपने तौर पे रिस्क लेके पाबंदियों से निकलते हुए उसने ये पहली बार 2 लोग पकड़े अपने तौर पे। ये लोग चाहें तो ये इन लोगों को पकड़ सकते हैं। उल्टा इन्होंने ये किया है कि वो जो डाकू हैं उनको मौका फराहम करने के लिए अब गार्ड फ्री बैंकिंग शुरू कर दी है, जिसमें रात को गार्ड होता ही नहीं, रात को इंस्टॉल कर जाते हैं चुप करके आके, और बड़ी बड़ी ब्रांचों में, इवन बिजी ब्रांचों में भी ये इंस्टॉल करते हैं, उनका डिटेल बड़ा डाटा लेते हैं। और ये नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम है जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुफ्त के अरबों रुपए ख़जाने से जा रहे हैं जिसकी तरफ सिर्फ इसलिए ये तवज्जो नहीं देते, इन्हें काम करना पड़ेगा और इन्हें हिसाब ईजी है, बिल्कुल ईजी है कि इतने पैसे कम हो गए जी एटीएम से, चलें जी इंश्योरेंस वो इनका कवर हो जाता है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत क्लेवरली ये फ्रॉड्स जो हैं वो कमिट किए जा रहे हैं। हाँ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हमेशा भाई सिंपल सी आप चीज़ें केयरफुल हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एक्सपर्ट भी आए हुए थे और उन्होंने हमें बताया था कि इवन व्हेन यू आर पंचिंग योर नंबर, जब आप वो डाल रहे हैं जो पिन कोड आपने डालना होता है एटीएम के लिए, तो अपनी उंगलियों के ऊपर हाथ रख दें। मतलब हालांकि कितनी प्रिमिटिव की जी, इससे कौन बचने वाला है, इन्हीं चीज़ों से बचते हैं क्योंकि वो कैमरे हर जगह उन्होंने लगाए होते हैं उस चीज़ के। तो जस्ट कवर योर फिंगर्स एंड देन यू पंच इन, और उसके बाद भी कुछ हो तो फिर हो ही रहा है लोगों के साथ। अच्छा, कैन आई टेल यू वेरी क्विकली, इधर की मेरी बहन ने अमेरिका में रहती है और उसने ऑनलाइन किसी स्टोर से शॉपिंग की और कोई $500-600 की उसने शॉपिंग कर ली, और फिर उसको 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ऐसा फीलिंग होना स्टार्ट होगी कि ये कोई वेबसाइट इतनी क्रेडिबल थी नहीं, तो उसको ये टेंशन होगी कि अब मैंने इतने पैसे दे दिए। सो शी वेंट टू हर बैंक एंड शी टोल्ड देम कि मैंने ये साइट है, यहाँ मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, उसने ऑर्डर नंबर जो आता है सब कर दिया, और मुझे अब शक है कि ये ज़रा 2 नंबर टाइप वेबसाइट है और ये मेरी चीज़ें नहीं लाएंगे। तो उनकी बैंकों की वहाँ पॉलिसी है कि पहले वो आपके पैसे वापस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो शी गॉट हर $600 जो थे उसको वापस आए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो ये सहूलत भी बड़ी चीज़ होती है कि आप बैंक्स जो हैं, डिफरेंट बैंक्स प्रोवाइड करें टू द कंज्यूमर कि पहले तो हम आपकी ये परेशानी जो है ना ये दूर करेंगे, पैसे आपके वापस आ गए हैं, अब हम उससे डील करेंगे जिसने फ्रॉड किया। सो दैट्स आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट्स अ ग्रेट वे। जल्दी से खबर दे दें क्योंकि वक्त कम रह गया और मुकाबला हमारे पास सख्त है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के लिए अपोजिशन तैयार है, कई बार अपनी अक्सरियत साबित कर चुकी। दूसरी जानिब सख्त कोशिशों के बावजूद बज़ाहिर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। लगता यही है कि वन साइडेड मैच रहेगा, लेकिन सियासी रहनुमा कब क्या रंग दिखा दें यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल होता है। हुकूमत चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती सेनेटर्स और इत्तेहादियों का एक इजलास भी बुलवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया था, मगर अपोजिशन के नामज़द उम्मीदवार इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ये जो बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी रकूम की पेशकश हो रही है, तो आप पैसे ले लें लेकिन वोट हमारे उम्मीदवार को दें, इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए, इनफैक्ट मुझे ऐसी अभी तक कोई इल्म मेरा नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अब उसको उसकी पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, अभी तक किसी पैसे की बात कम से कम मेरे हद तक कोई जो दोस्तों से मेरी बात हुई है, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें पैसों की ऑफर हो रही है। अच्छा। और मेरे ख्याल में पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता। ये तो आपने सुन लिया। आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक की ज़ेर सदारत सेनेट में अपोजिशन अरकान का इजलास हुआ, जिसमें 53 अरकान ने शिरकत की। इसके बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपोजिशन सेनेटर्स की एजाज़ में इशाया दिया और इसमें भी काबिल ज़िक्र तादाद में अपोजिशन के सेनेटर्स मौजूद थे। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन के सेनेटर्स को ज़ोहराने पर बुलाया गया है, जबकि अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में होगा। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर इरफान काकड़ साहब मौजूद है। काकड़ साहब शुक्रिया में रखती हैं। काकड़ साहब, सादिक संजरानी को हटाने के लिए अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, वो बार बार सबको बुलाकर दिखा चुके, अब भी आपको उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट हुकूमत बचा लेगी? ये कैसे पॉसिबल होगा सर? देखिए जी, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो रेजोल्यूशन लेकर आए टू रिमूव हिम, और हमारे पास ये राइट है टू कंटेस्ट दैट पोजीशन। हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल सेनेटर्स बहुत सारे ऐसे हैं
जो इस मूव के साथ इन प्रिंसिपल एग्री नहीं करते हैं और जो इस एग्रीमेंट में नहीं है उन्होंने ऐसा हिंट किया है, एश्योरेंस कुछ लोगों को दी है हमारे दोस्तों को कि वो साथ देंगे हमारा कि ना किया जाए चेयरमैन सेनेट को। देखिए काकर साहब, लगता तो यही है कि अब एक दिन बाद सादिक सिंजरानी को हटा दिया जाएगा और हासिल बिजंजो नए चेयरमैन बन जाएंगे। ऐसा ना हुआ तो अपोजिशन भी यही कहेगी कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो ये इल्ज़ाम सहने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखें, इल्ज़ामात तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ इससे भरी हुई है। हम नहीं समझते हैं। एक तो हमारी सियासी जमात बिल्कुल नवाजिदा है, नए लोग हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हॉर्स ट्रेडिंग की उसको पूरी कर सकें। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना कोई हाउस ऑफ फेडरेशन में इस तरह के मेंबरान होंगे जो अपनी ज़मीर का सौदा करेंगे। मेरी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई करेगा। ना लेने वाला होगा ना बिकने वाला होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई ख़ुद से ये समझता है कि उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन लेनी चाहिए तो उसका रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका काकर साहब, आपने वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जाते जाते आपको इम्पॉर्टेंट एक खबर बताना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। बाज़ लोग बड़ा ऑफेंड हुए हैं इमाम के जो मैसेजेस सामने आए थे। बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है, इमामुल हक की बात कर रहे हैं हम। बाज़ लोग कहते हैं कि यंग बॉय है और यू नो ही हैज़ फेम एंड मनी एंड एवरीथिंग। सो आई विश कि लोग कभी ये भी कह सकते हैं यंग गर्ल है, हो जाता है। मतलब सीरियसली जिस तरह हम आसानी से यंग बॉय करके आगे निकल जाते हैं ना, आई डोंट नो हाउ दैट वर्क। एनीवे, आपको बता दें कि इमामुल हक स्कैंडल पीसीबी के नोटिस हो गया मतलब बट स्टिल मतलब ये जो रेट्रिक है ना अब्दुल्ला के यंग बॉय है और हो जाता है टाइप चीज़ें, ये ही तो बदलनी है। अगर इतना लीवे यंग बॉय को दे रहे हो तो यंग गर्ल को भी दे दिया करो। लेकिन एनीवे, स्टोरी तो हम बता दें, इमाम ने तो वैसे माफ़ी भी मांग ली है। इमामुल हक स्कैंडल जिसके हम जिक्र कर रहे हैं पीसीबी के इल्म में आया है और फिलहाल उन्हें समझा दिया गया है कि अपना इमेज जो है वो अच्छा रखें और उनकी किसी भी गैर अखलाकी हरकत से खुद उनकी ज़ात पर तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा ही, साथ साथ ऑब्वियसली उनके काम के साथ और उनके मुल्क के साथ भी खराब होती है। ज़ाहिर है खिलाड़ी आपको पता है एम्बेसडर्स होते हैं, सफ़ीर का दर्जा रखते हैं। पीसीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान के मुताबिक इमामुल हक ने गलती तस्लीम की है। इमामुल हक को बता दिया गया है कि पीसीबी का क्या मयार है और पीसीबी क्या चाहता है आपसे। सुनिए क्या क्या वसीम साहब ने। रहा था को गलती होगी उसकी, तो वो कह रहा था वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी है, वो स्टिचअप भी थोड़ी होगी उसकी। तो हमने बता दिया क्या स्टैंडर्ड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेटर्स। वो जानता वो सिचुएशन में वो पहुंच गया था और अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए और फॉर हिम एज अ क्रिकेटर। वो एग्जांपल सेट करना चाहता। वो हमने कहा आप एम्बेसडर है, रोल मॉडल है पाकिस्तान के लिए, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है और वी एक्सपेक्ट हाई स्टैंडर्ड्स फ्रॉम यू मूविंग फॉरवर्ड। फुली अंडरस्टैंड करता, तो इंशाल्लाह ही विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप रोल मॉडल के उसमें आ जाते हैं ना। एक्चुअली हम सारे ही रोल मॉडल्स हैं, लेकिन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जस्ट वांट इक्वालिटी। आई जस्ट वांट कि इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि इमाम ने कोई इतनी गलत हरकत की। कंसेंशुअल अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर कौन क्या कर सकता है। आई जस्ट होप कि बेचारी उन लड़कियों के भी बीच में नाम आए, उनको भी कोई माफ़ कर दे। अच्छा जी, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे आज के लिए इसी अच्छी बात पर। आप सोचिएगा, हम भी सोचते हैं, लिख के भेजिएगा आज पाकिस्तान टीवी पे और मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।